डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में आप लोगों का स्वागत। दूसरा पेपर है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है, शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत। बच्चों को ये कठिन पेपर लगेगा लेकिन ये सबसे आसान है। अब मात्र 55 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 55 क्वेश्चनों में से सारे क्वेश्चन आपके पेपर के यही से आएंगे। सबसे पहले ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी इतनी महत्वपूर्ण है, छात्रों में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे विभिन्न संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, ताकि वे ज्ञान को सक्रिय रूप से ग्रहण कर सकें। भाई बच्चों में हमें ज्ञान भी देना है, ज्ञान के साथ समझ, उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। जब चाहे तो उनको एक साथ जो सिमेट लें और उसका विश्लेषण करें, मूल्यांकन जैसे विभिन्न संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, ताकि ज्ञान को सक्रिय रूप से ग्रहण कर सके। और सक्रिय रूप से ग्रहण करने के बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भावात्मक उद्देश्य उसका जीवन में वे प्रयोग कर सकें, और क्रियात्मक उद्देश्य अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण आदि सारी चीजें कर सकें। ब्लूम ने 3 उद्देश्य शिक्षा के बताए हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बिल्कुल आ रहा है। सा विद्या व विमुक्ते, वर्तमान समय में लोग कहते हैं सा विद्या व नियुक्ते, विद्या वह जो नियुक्ति प्रदान करे। नहीं भैया, सा विद्या व विमुक्ते, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। अगर आप वास्तव में शिक्षित है ना, तो आपको नौकरी नहीं, बल्कि आप नौकरी को नहीं तलाशेंगे, बल्कि नौकरी आपको खोजती हुई मिलेगी। तो सा विद्या व विमुक्तवे शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का है? आदर्शवादी विचारधारा का है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं सर, इस समय जो है आपका प्रयोजनवाद चल रहा है, तो आदर्शवाद कहाँ से आया? लेकिन आदर्शवाद अगर जीवन में अप्लाई हो गया तो बहुत अच्छा होगा। सा विद्या व विमुक्ते, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का है? आप कहेंगे आदर्शवादी विचारधारा का। गेसाल्ट मनोविज्ञान की जब बात आती है तो कोहलर, कोफा, वर्दीमर 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेकिन उतना डीप आपको नहीं जाना है। गेसाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पे आधारित शिक्षण सूत्र। गेसाल्ट मनोविज्ञान इस बात पे जोर देता है कि सीखने की प्रक्रिया में अंश के बजाय पूर्ण पर जोर दिया जाए, अंश के बजाय। इसलिए गेसाल्ट मनोविज्ञान का पूर्ण से अंश की ओर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को जो है व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, फिर व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताया जाता है, और उस स्थिति में प्रत्येक बॉडी पार्ट्स के एक डॉक्टर है, वहां पे प्रत्येक पार्ट्स ऑफ बॉडी के प्रत्येक चीज को जो है डॉक्टर के द्वारा जो है परीक्षित किया जाता है। आगे चलते हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। पहला शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश अर्थात जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है वो हमारे पाठ्यक्रम में मिलता है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन डेवी का है। शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश बोले या पाठ्यक्रम बोले, आप पाठ्यक्रम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इन 3 ध्रुवों से भाई पढ़ाने वाला होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, और एक पाठ्यक्रम जो कि सामाजिक परिवेश में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पाठ्यक्रम को जो है पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। जबकि एडम्स ने क्या माना है? शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसको एडम्स माना है, जिसमें 2 ध्रुव में शिक्षक और शिक्षार्थी रहते हैं। तो भैया एक बार फिर देख लीजिए, गेसाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंश के बजाय पूर्ण पे जोर दिया जाए, पूर्ण से अंश की ओर। और शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जॉन डेवी का, और शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है जॉन एडम्स का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण आपसे पूछा जाएगा। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है। किस शब्द से? लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है साझा करना। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ साझा करना या विचारों का आदान प्रदान। और आप जानते हैं कि संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। हम मौखिक रूप से बताते हैं, जैसा कि हम आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं। लिखित संप्रेषण आपको दे रहे हैं,
अगर मान लीजिए आप म्यूट कर देते हैं तब भी आपके पास संप्रेषण पहुंचता रहेगा, लिखित संप्रेषण, और फिर उसके बाद अशाब्दिक संप्रेषण। जब टीचर जो अपनी कक्षा में शांत बैठा रहता है तब भी बच्चे अनुशासित होकर पढ़ते रहते हैं। यह कहीं अशाब्दिक संप्रेषण का हिस्सा है जो उसकी हाव भाव भंगिमा पे आधारित होती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता। वैसे प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डीवी को माना जाता है, लेकिन इस समय उनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक को जो है सुपर टेट में भी जब क्वेश्चन ने पूछा गया था तो उस समय W.H. किलपैट्रिक को ही माना गया था। इस नाते आप उनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने इसको काफी लोकप्रिय बनाया। जब W.H. किलपैट्रिक ऑप्शन में नहीं रहेंगे तब आप जॉन डीवी पे जाइएगा। अगर W.H. किलपैट्रिक है तो W.H. किलपैट्रिक प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक को मारिएगा। अब चलते हैं शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि किस आधार से हम टीचिंग करें, किस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएं। तो भैया पढ़ाने का पहला चीज होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। आपका उद्देश्य निश्चित हो जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे जीवन के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े। दूसरा, बच्चों को एकदम क्रियाशील किए रहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चों को रुचिकर आपका पाठ्यक्रम लगे, रुचि का सिद्धांत। और बिना लेसन प्लान के तो आप पढ़ाइए ही मत, इसलिए नियोजन का सिद्धांत। परिमाण का सिद्धांत शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, ये ऑप्शन में दिया था, लेकिन शिक्षण का सामान्य सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा तो कौन कौन है भैया? निश्चित उद्देश्य का, क्योंकि उद्देश्य विहीन शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्रियाशीलता, बच्चे जो है एकदम सक्रिय रहें, सक्रिय सहभागीदारिता उनकी हो। रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत अर्थात लेसन प्लान के साथ ही पढ़ाएं, ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। अब अगला प्रश्न है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? बच्चों में कल्पना और तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो इसका आंसर है कहानी प्रविधि। कहानी प्रवृत्ति एक ऐसी है, यदि आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं ना तो उनके अंदर कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार कल्पना और तर्क शक्ति का विकास जो है कहानी प्रवृत्ति के माध्यम से हम करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुकराती प्रविधि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सुकरात एक दार्शनिक थे, वे प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता माने जाते हैं। सुकराती प्रविधि किसको कहते हैं? आप आएगा पेपर में तो बताइएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बेटा यहाँ शिक्षक केंद्रित अगर शिक्षण दे तो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, जैसा कि गुरुकुल पद्धति में होता था, शिक्षक मेन होता था। और जब बाल केंद्रित शिक्षण दे तब केंद्र बिंदु जो है बालक होता है। चाहे आधुनिक शिक्षण पद्धति में देखा जाए तो बालक, लेकिन शिक्षक केंद्रित पद्धति दे, शिक्षक केंद्रित शिक्षण दे तो उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा? शिक्षक। इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तो एकदम बिल्कुल पेपर में आ रहा है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन को माना जाता है, एलन को माना जाता है। और उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण बिना माइक्रो टीचिंग के, तो यह क्वेश्चन एकदम श्योर इन सर्टेन पूछा जाएगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? तो भैया आप बताइए, जब पाठ प्रस्तावना कौशल पहला कौशल होता है और उस स्थिति में बच्चे के पूर्व ज्ञान को जाने बिना हम प्रस्तावना कौशल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। प्रस्तावना कौशल अपने पाठ योजना का पहला कौशल जो है प्रस्तावना कौशल होता है, जिसमें बच्चों का पूर्व ज्ञान हमको जानना बहुत जरूरी होता है। अगला, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे व्याख्यान विधि से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहा हूँ। यदि कॉपी कलम लेके आप बैठेंगे तब तो अच्छा है, और नहीं लेके बैठेंगे तो सिर्फ लेक्चर रहेगा और उस स्थिति में आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। हो सकता है वीडियो देखते देखते सो भी जाए। इस नाते जब भी वीडियो को जो है देखें उस समय कॉपी कलम लेके जो है देखें। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का एकदम सिंपल अर्थ है सीखना। संप्रेषण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान। आप एक चीज जान लीजिए, लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से बना है, यह भी जान लीजिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं के मौखिक, लिखित, सांकेतिक का आदान प्रदान। विचारों, सूचनाओं, भावनाओं के मौखिक, लिखित, सांकेतिक
सांकेतिक तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो बिल्कुल आसान परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं और भावनाओं के मौखिक, लिखित और सांकेतिक का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के मुख्य घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण के 4 घटक होते हैं। पहला प्रेषक, प्रेषक मतलब जो संदेश भेजता है। यहीं पे आप ही बताइए प्रेषक कौन है? मैं हूं, जो मैं संदेश भेज रहा हूं। एकदम याद कर लीजिएगा, बिल्कुल पेपर में कल आ रहा है। प्रेषक जो संदेश भेजता है, संदेश जो जानकारी या विचार हम आपको दे रहे हैं, ये संदेश है। प्राप्तकर्ता आप हैं, ग्राही जिसको कहते हैं, जो संदेश प्राप्त करता है। और उसके बाद प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता से प्राप्त उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उस स्थिति में आप अच्छा रिस्पांस देंगे, ये प्रतिक्रिया हुई। लेकिन चौथे नंबर पे कुछ लोग माध्यम को भी, किस माध्यम से ये भेजा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो संप्रेषण के मुख्य घटक कल के पेपर में बिल्कुल आ रहा है। और आप बताएंगे कि प्रेषक पहला कौन है? प्रेषक जो संदेश भेजता है। दूसरा संदेश जो जानकारी या विचार वो भेजता है। प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त करता है, जिसको ग्राही भी कहते हैं। और माध्यम, किस माध्यम से संदेश भेजा और उस पर प्रतिक्रिया, ये सब संप्रेषण के मुख्य घटक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मोटिवेशन के शिक्षण हो ही नहीं सकता भैया। शिक्षण में अभिप्रेरणा सिद्धांत यह बतलाता है कि छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, क्या हम करें कि छात्र हमारे सीखें। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा थोड़ा कम समय के लिए होती है, लेकिन बड़ा प्रभावी होती है, जिसमें पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, क्लास में शाबाश कह देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, आप जानते हैं यह प्रेरणा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो गया ना, अर्थात उसके अंदर उस विषय में रुचि पैदा हो गई, उसको उस विषय में उपलब्धियां हासिल होने लगी, उस विषय को पढ़ के वो आत्मसंतुष्टि अनुभव करने लगा, तो इस प्रकार से वो बच्चा पक्का अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अभिप्रेरणा में सबसे महत्वपूर्ण होता है लक्ष्य तक पहुंचना। बच्चों को यदि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर दें तो बच्चा अच्छी तरीके से अधिगम करेगा। वह अभिप्रेरणाएं भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने में कुछ भूमिका निभाती हैं। अर्थात आप खुद कहेंगे कि पुरस्कार, दंड, प्रशंसा भी धीरे धीरे बच्चे के अंदर रुचि जो है पैदा करेगा, जिससे उनको उपलब्धि मिलेगी, फिर आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इसलिए बाह्य अभिप्रेरणाएं भी आंतरिक रूप से बच्चे को अभिप्रेरित करती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आप लोग बिल्कुल लिख लेंगे, कल के पेपर में यह भी रहेगा। अब आते हैं कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र। यह तो श्योर इन सर्टेन रहेगा भैया, यह पेपर सबसे आसान पेपर होता है, बस केवल कुछ बातों को जानना होता है। भैया आप क्या करेंगे, किसी को पढ़ा रहे हैं ना, तो सरल से जटिल की ओर में छोटे प्रश्नों को सबसे पहले बताएंगे, फिर बड़े प्रश्नों की तरफ ले जाएंगे, सरल से जटिल की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त थिंकिंग में होता है कि जो जिसको वो छू सकता है, देख सकता है, और फिर अमूर्त कि वो चीज न भी रहे तो उसके बारे में वो बता सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात सबसे पहले भारत के नक्शे को आपने देखा, छुआ, वो मूर्त है। और हमेशा जो भारत का नक्शा आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए विचार के रूप में हो गया, तो अमूर्त थिंकिंग है। प्रेम, क्रोध, भय, घृणा ये संवेग है, लेकिन ये सब भी अमूर्त है। सहानुभूति अमूर्त चीज है। मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्त की अगर आपने सहायता की, रोता देख के दोस्त को देखा आपने, मूर्त है। उसकी सहायता की, वो भी मूर्त है, लेकिन उसके बाद सहानुभूति का गुण जो आया वो अमूर्त है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर उसके बाद पूर्ण से अंश की ओर, जैसा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर को फॉरवर्डीमन ने बताया है, पूर्ण से अंश की ओर। इस बात को याद कर लीजिएगा। और उदाहरण से नियम की ओर जाना ही आगमन से दिग्गमन की ओर कहलाता है। अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। भैया जो चीज आप देखते हैं सबसे पहले उसके बारे में समझाएंगे, अर्थात मूर्त चीजों के बारे में, फिर अप्रत्यक्ष के रूप
रूप में उसको समझाएंगे उस बच्चे को आसानी से। तो कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र, बिल्कुल 4 प्रमुख शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए, तो भैया एकदम याद कर लीजिए, कल के पेपर में आ रहा है। सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। 5 तो दे दिए, 4 तो पक्का जो है आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं प्रशिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही बताइए, 40 प्रश्न लिख रहे हैं, मात्र 55 प्रश्न दिए गए हैं और उसके बावजूद सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, तो फिर बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या नौकरी के लिए आवश्यक कौशल देना प्रशिक्षण कहलाता है। क्योंकि आप लोग इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं, डीएलएड प्रशिक्षण, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकें, नौकरी पा सकें, तो भैया बिल्कुल आसान है, आप ही लोगों पे तो है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या नौकरी के लिए आवश्यक कौशल देना प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। यदि आप बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग कर लेंगे, ये सारी बातें समझ जाएंगे, उसके बाद आप जीवन में एक आदर्श टीचर बनेंगे। यह जो है किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या नौकरी के लिए आवश्यक कौशल देना प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। अब भैया पुनर्बलन बहुत इंपॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट अगर शिक्षण में ना पूछा जाए तो फिर क्या पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार, मेरी बात पे आप ध्यान दीजिए। पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाती है। रीइंफोर्समेंट अगर दिया जाता है, प्रेरणा से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन यह आपके व्यवहार की संभावना को बढ़ाती है या उसे मजबूत करती है। अगर धनात्मक जो है पुनर्बलन दिया जाएगा तो वांछित व्यवहार में आपकी वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि टीचर चाहता है आप पढ़ें। लेकिन यदि आप किसी कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपका ऋणात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो आपकी अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी। पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाती है और उसे मजबूत करती है। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। धनात्मक पुनर्बलन, वांछित व्यवहार की आवृत्ति मतलब बार बार आप उसी व्यवहार को करेंगे, तो ये धनात्मक पुनर्बलन होता है, प्रशंसा या पुरस्कार। ऋणात्मक पुनर्बलन, वांछित व्यवहार की आवृत्ति का घट जाना ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। जैसे बच्चा फेल होने पे बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, ऋणात्मक पुनर्बलन है। यदि वो पास होता जाएगा, अच्छे नंबरों से पास होता जाएगा, तो वो जो है बार बार पढ़ेगा, ये धनात्मक पुनर्बलन होगा। अब अपेक्षित अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट भैया, अपेक्षित अधिगम बिल्कुल पेपर में आ रहा है। अपेक्षित भाई मैं कहूंगा, 40 प्रश्न है तो क्यों नहीं बोलूंगा भाई, एकदम आ रहा है तो कहूंगा। अपेक्षित अधिगम वह न्यूनतम स्तर है जिसपे किसी कक्षा के विद्यार्थियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित ज्ञान या समझ प्राप्त करना होता है। अपेक्षित अधिगम वह न्यूनतम स्तर है जिसपे किसी कक्षा के विद्यार्थी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित ज्ञान या समझ प्राप्त करना होता है। बच्चा कहीं पर भी पढ़े भैया, उसे कक्षा 2 में अगर पढ़ रहा है ना, तो मेरे अनुसार कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे को एक हिंदी बाल पोथी आती है, ठीक है ना। हिंदी बाल पोथी में जितनी भी चीजें हैं, अगर उसको वो अच्छी तरीके से पढ़ ले रहा है, 100 मीनिंग उसको याद है, मात्र 100 मीनिंग उसको याद है, और 2 से लेके 10 तक पढ़ना याद है। आप ही बताइए, उसने जो है न्यूनतम मिनिमम लर्निंग लेवल, ठीक है, वो न्यूनतम अधिगम योग्यता जो है अर्जित कर लिया है। और इस प्रकार का जो है उससे अपेक्षा हम करेंगे, उससे हम आशा रखेंगे, यही अपेक्षित अधिगम कहलाता है। अपेक्षित अधिगम वो न्यूनतम स्तर है जिसपे किसी कक्षा के विद्यार्थियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित ज्ञान या समझ प्राप्त करना होता है। अब चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है इसमें। भैया आपको पढ़ाना है बच्चे को केंद्र में रखकर, क्योंकि प्राचीन गुरुकुल पद्धति नहीं है कि शिक्षक केंद्र में है, आज बच्चा केंद्र में है। आज आपकी जरूरतें आपके मोबाइल तक हम पहुंचा रहे हैं, आपकी जरूरतों और रुचियों को प्राथमिकता देना, क्योंकि आप ये चाहते हैं बहुत कम समय में हम तैयार कर लें। 1 घंटा से कम में एक पेपर आपको, जबकि 2 घंटा लिखना है आपको,
बच्चे की ज़रूरतों और रुचियों को प्राथमिकता देना ये पहले नंबर पे है। शिक्षक को एक मित्र और मार्गदर्शक की तरह से होना चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता हो। बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता, एक मित्र रहेगा, एक मार्गदर्शक रहेगा, ता वो आपकी फीलिंग को समझेगा, उस समय जो है स्वतंत्र रूप से विकसित होने की आपकी स्वतंत्रता रहेगी और आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। कक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो भी शिक्षण विधियां हैं उन सारी शिक्षण विधियों का जो है आप प्रयोग करेंगे। टीचिंग मेथड्स, आपका शामपट कौशल अच्छा हो, आपका प्रश्नोत्तर कौशल अच्छा हो, आपका व्याख्यान कौशल अच्छा हो, आपका दृष्टांत कौशल अच्छा हो, ठीक है। आप जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अच्छी तरीके से प्रयोग करें, यही तो शिक्षण विधियां होती हैं। अब बच्चे की आपका पठन कौशल अच्छा हो, बच्चे बढ़िया तरीके से सीख सकें, बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षा एकदम लचीली होनी चाहिए और कक्षा में प्रजातांत्रिक माहौल हो। भैया प्रजातांत्रिक माहौल हो अर्थात बच्चा जो है आपसे अपनी बात कह सके, आपसे डर ना हो, प्रजातांत्रिक माहौल हो, प्रजातांत्रिक माहौल हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें बाल केंद्रित शिक्षण की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल पर आधारित शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल पे आधारित शिक्षण विधि 3 है जिसमें 2 का नाम हमने लिया है। पहला है किंडरगार्टन विधि, फेड्रिक फ्रोबेल का किंडरगार्टन विधि, और दूसरा जो है हेनरी कोल्डवेल कुक का खेल विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खिलाड़ी जो है कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है और बढ़िया खाना चाहता है, इस नाते हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि और फेड्रिक फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि। फ्रोबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि किंडरगार्टन विधि में जो उन्होंने विद्यालय को जो है बच्चों का उद्यान माना, अर्थात बच्चे जिस तरह से उद्यान में आते हैं और खुश हो जाते हैं बगीचे में, उसी तरह से स्कूल में आए और खुश हो जाएं। और कब खुश होंगे? जब खेल खिलाया जाएगा। जबकि कुक ने आधुनिक युग में खेल के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक का खेल विधि और फ्रेडरिक फ्रोबेल का किंडरगार्टन विधि आपको बिल्कुल याद रहेगा। अब पर्यटन विधि, अरे भैया आप खुद बताइए कि उत्तर बाल्यावस्था अर्थात किशोरावस्था के पहले वाली अवस्था में बच्चों को घूमने की आदत होती है और अगर घूमने की आदत न भी हो ना तो शिक्षक को जो है घुमाना चाहिए। पर्यटन विधि वो विधि है जिसमें यात्रा के माध्यम से किसी विशेष विषय या संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। पर्यटन विधि वो विधि है जिसमें यात्रा के माध्यम से किसी विषय या संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। पर्यटन विधि से निम्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। इतिहास, यदि इमारतों को देखेगा तो एकदम बिल्कुल दिमाग में उसके इतिहास जो है, भूगोल, पर्वतों को देखेगा, नदियों को देखेगा, पठारों को देखेगा तो उसका उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। और सांस्कृतिक विरासत अर्थात यदि वह पुरानी इमारतों को देखेगा तो उसको अपने सांस्कृतिक विरासत पे गर्व होगा और इन सारी चीज़ों में अगर उसको रुचि उत्पन्न हो तो इसके लिए पर्यटन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय में उपयोगी है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, किस विषय में प्रैक्टिकल होता है वही विषय आप लिख दीजिएगा कि प्रयोग प्रदर्शन विधि निम्न विषयों में उपयोगी है। भूगोल में, विज्ञान में, गृह विज्ञान में, शिक्षा शास्त्र में प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है निम्न विषयों में उपयोगी है। भूगोल, गृह विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र में। सूक्ष्म शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बिल्कुल पेपर में कल रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह तकनीकी है, शिक्षक प्रशिक्षण की। भैया आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका प्रशिक्षण हो रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण की वह तकनीक है जिसमें एक प्रशिक्षु शिक्षक छात्रों मतलब वो अन्य प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं, छात्र तो कहीं दूसरी जगह से नहीं आएंगे। अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों को एक प्रशिक्षु शिक्षक छात्रों अर्थात अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों को एक छोटे समूह में एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है और एक प्रमुख कौशल को करने में 36 मिनट में जो है वो 36 मिनट में जो है व्याख्या 6 मिनट के टर्म रहते हैं और सूक्ष्म शिक्षण का जो है समय 36 मिनट होता है जिसमें कम से कम 6 स्टेप होते हैं। 36 मिनट अर्थात प्रत्येक
प्रत्येक को 6 मिनट, प्रत्येक को 6 मिनट में व्याख्यायित करता है, प्रत्येक को 6 मिनट में व्याख्यायित करता है। सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण की वह तकनीक है जिसमें एक प्रशिक्षु शिक्षक, मतलब आप अपने कक्षा के अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों जिनको आप छात्र जो है समझते हैं, और एक छोटे समूह में टीचर के सामने उनको एक छोटा सा कौशल सिखाया जाता है या पाठ पढ़ाया जाता है, और उसमें उस प्रमुख कौशल को पूरी तरह से घटित होने में 36 मिनट लगना चाहिए, और आपको मात्र 6 मिनट का समय दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के चरण निम्न है। अब निम्न चरण देखते हैं। सबसे पहले आपको नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। उसके प्लानिंग के बाद आप टीचिंग करते हैं, और टीचिंग के बाद जो है आपको प्रतिपुष्टि आपके वही प्रशिक्षु छात्र देते हैं, और ये इसको हम मूल्यांकन या फीडबैक भी कह सकते हैं। लेकिन 6 चरण होते हैं, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण तरीके से भैया सबसे पहले क्या है, नियोजन प्लानिंग बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, फिर बच्चे आपको प्रतिपुष्टि दे देंगे, अब फिर पुनः नियोजन करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि। कम से कम इतना चरण तो लगेगा ही, एक बार में कोई परिपक्व नहीं होता है। और पता चला कि कोई बच्चा जब तक 6 मिनट में एक कौशल का नियोजन न कर ले, फिर पुनः 6 मिनट में उसका शिक्षण न कर ले, 6 मिनट में उसको फीडबैक न प्राप्त हो जाए, फिर पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, जब 36 मिनट जो है लगता है, तब जाके आपको वो कोई कौशल समझ में चला आता है। ये सामान्यतः 2 चरणों में होता है, नियोजन, शिक्षण, मूल्यांकन या प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, और पुनः मूल्यांकन या प्रतिपुष्टि। तो यह भैया आपका, और इस प्रकार से एक एक कौशल आपको सिखाया जाता है। आपका जो है सबसे पहले जो है पठन कौशल सिखाया जाएगा, श्यामपट्ट कौशल सिखाया जाएगा, प्रश्नोत्तर कौशल सिखाया जाएगा, व्याख्यान कौशल सिखाया जाएगा, दृष्टांत कौशल सिखाया जाएगा, सहायक सामग्री का प्रयोग करना सिखाया जाएगा। ये सब शिक्षण विधियां हैं जो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से आप अपने जो है साथियों के बीच में आप टीचर बन जाते हैं, और उनको जो है क्या छात्र बना देते हैं, और उनसे फीडबैक लेते हैं, ताकि वो भी जो है आप अपने अनुदेशक के सामने या आप अपने जो है डीएलएड वाले टीचर के सामने ये चीजें होती हैं। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्हीं शिक्षण कौशलों में आपको पारंगत होना है। शिक्षण कौशल वो कौशल होता है जो सीखने को सरल, सुगम और प्रभावी, शिक्षण कौशल वो कौशल होता है जो सीखने को सरल, सुगम और प्रभावी बना सके। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि करना है। भाई इतना बढ़िया तरीके से आपको कौशल की जानकारी हो, किसी भी विषय वस्तु को दें तो वो सरल लगे, सुगम लगे, आसानी से छात्रों तक पहुंच जाए और प्रभावी हो, और छात्र बढ़िया तरीके से सीखें। छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करना है। प्रमुख शिक्षण कौशल कुछ जान लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन है भैया। पठन कौशल आप अच्छी तरीके से पढ़ ले रहे हैं, श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट पे आप अच्छी तरीके से लिख ले रहे हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ ले रहे हैं, व्याख्या कर दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उदाहरण के द्वारा उनके दिमाग मन मस्तिष्क में भेज दे रहे हैं, उदाहरण या दृष्टांत कौशल के माध्यम से अमूर्त विचारों को भी उनको सुझवा दे रहे हैं। जब उनको जो है चाक और टाक दोनों से न काम चले तो उस स्थिति में सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से उसको समझा दे रहे हैं, अब बार बार उनको फीडबैक दे रहे हैं। इन्हीं शिक्षण कौशल में तो आपको पारंगत होना है, इसीलिए तो ट्रेनिंग की व्यवस्था है। अब चलते हैं भैया, हर कौशल के घटक होते हैं। आपसे पूछ दिया ना कि श्यामपट्ट कौशल के 2 प्रमुख घटक बताइए, तो भाई श्यामपट्ट पे लिखें तो अक्षर को अक्षर की तरह से लिखें, अक्षरों का सही आकार और उनके बीच की उचित दूरी हो, अक्षरों का सही आकार उनके बीच की उचित दूरी हो, श्यामपट्ट साफ सुथरा हो, आपकी लिखावट सुंदर हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण का अर्थ है किसी बात को स्पष्ट करना या साफ करना। कितना आसान शब्द है। स्पष्टीकरण का अर्थ है किसी बात को स्पष्ट करना या साफ करना। यह उस स्थिति में संभव है जब हमारे अंदर सहयोग, बातचीत और दूसरे के मनोयोगों की समझने की क्षमता होगी, तब हम साफ सुथरा और स्पष्ट बोलेंगे। और टीचर के अंदर भी ये सहयोग की भावना हो, सबसे बातचीत कर सके, मिलनसार हो और दूसरे के मनोयोगों को समझे, तब वो
किसी भी विषय वस्तु पे अपना स्पष्टीकरण दे सकता है जब उसको सामाजिक ज्ञान हो और साथ साथ उससे विषय का ज्ञान हो और बाल विकास का ज्ञान हो और शिक्षण के सिद्धांतों की जानकारी हो। शिक्षा को संपूर्ण जीवन किसने माना है? भैया वास्तव में टीचर के लिए राधा कृष्ण ने कहा है टीचर इज लाइक बर्निंग कैंडल, कि शिक्षक जलता हुआ, जितना जलते हुए कैंडल के समान है, मोमबत्ती के समान है, जितना जलेगा उतना प्रकाशित करेगा। शिक्षा को संपूर्ण जीवन जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को संपूर्ण जीवन हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, निदान का मतलब ही उपचार समझ लेते हैं। समस्या की पहचान जो है निदान है, डायग्नोसिस है। निदान समस्या की पहचान है, निदान समस्या की पहचान है, और समस्या का समाधान उपचार है। समस्या का समाधान क्या है? उपचार है। समस्या की पहचान निदान है, समस्या का समाधान उपचार है। तो निदान आपसे पूछा गया है, निदान, निदान का मतलब क्या है? समस्या की पहचान, पेपर में बिल्कुल आ रहा है समस्या की पहचान निदान, और उपचार समस्या का समाधान। किडन गार्डन आ गए फ्रोबेल, बच्चों का बगीचा। किडन गार्डन बच्चों का बगीचा। पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राचीन काल में गुरुकुल चला करते थे और उस समय वो शिक्षक केंद्रित थी। अब वर्तमान समय में बाल केंद्रित है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित विधि, और जिसमें शिक्षक केंद्रित विधि या प्राचीन कालीन शिक्षण विधि में कौन प्रधानता में था? शिक्षक। लेकिन वर्तमान समय में कौन है भैया? छात्र। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना। आप ही बताइए कि सबसे पहले इसको जो है बार बार आप दोहराएंगे, वीडियो को रोक रोक के लिख लेंगे। प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे अभ्यास से आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब होता है बार बार दोहराना। अभ्यास से आवृत्ति के सिद्धांत। पर्यटन विधि से छात्रों का विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। जब छात्र घूमते हैं तो निरीक्षण क्षमता उनकी बढ़ जाती है, चीजों को अवलोकित करते हैं। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, निरीक्षण और अवलोकन का। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कल के पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये बात BF स्किनर ने कही है, साफ सुथरी परिभाषा। शिक्षण पुनर्बलन दो चीज होता है, एक प्रबलन होता है, पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन जो आपकी वांछित अभिक्रिया में वृद्धि कर दे करने में, ठीक है, वह जो है धनात्मक पुनर्बलन होता है। जो वांछित अनुक्रिया नहीं आप कर पाए उसमें कमी कर दे, ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये BF स्किनर ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर आगे बेंजामिन ब्लूम। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थी को पहुंचाना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर है, अर्थात ज्ञान, समझ, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, ये सारी चीजें किसकी थ्योरी में है? बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी में है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, BS ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस स्थिति में भैया शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं को विद्यार्थी तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर है, अर्थात बच्चा जो है ज्ञानात्मक रूप से मजबूत रहे, उस ज्ञान का जो है भावात्मक रूप से प्रयोग कर सके, क्रियात्मक रूप से प्रयोग कर सके। यह बेंजामिन ब्लूम की अवधारणा है। अब अगला चलते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? भैया शिक्षण अधिगम सिद्धांत अगर आपको मालूम है ना, इस पेपर का नाम ही है शिक्षण अधिगम सिद्धांत, तो आप अच्छी तरीके से नियोजन करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, शिक्षण का नियोजन करेंगे, शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, हमेशा आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, अपने शिक्षण का मूल्यांकन, स्वतः मूल्यांकन करेंगे, अधिगम की प्रक्रियाओं को आप समझेंगे, कैसे बच्चा जो है किन किन कौशलों का प्रयोग करके बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। यदि चाक और टाक से नहीं समझ पा रहा है तो सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे और प्रभावी शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग करेंगे। ये सब अब प्रेरणा और बाधाएं किस प्रकार से उसको प्रेरित करना है, उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, उस समय उसका कैसे निदान करना है। अब प्रत्येक बच्चा एक दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रख के शिक्षण अधिगम सिद्धांत
जो है आपके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अर्थात एक टीचर को शिक्षण अधिगम सिद्धांत की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। शब्दावलियां देखिए, घबराइएगा मत, पेपर में सारी चीजें लिखी रहेंगी। पेपरवा बढ़िया से देख के अगर आप कर देंगे ना तो उसके बावजूद जो है सारी चीजें उसी पेपरों में लिखी रहती, उसी को घुमा फिरा के लिखना होता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन कलम चलाइएगा, खूब लिखिएगा, एक भी प्रश्न और सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। शिक्षण में उदाहरण के आधार पे छात्र आसानी से समझ सकते हैं। भैया उदाहरण या गैर उदाहरण, कभी कभी जो है गैर उदाहरण भी बड़े जरूरी हो जाते हैं। भाई शिक्षण में उदाहरण के आधार पे छात्र आसानी से समझ सकते हैं। कितनी भी बड़ी जो है संकल्पना को बताना है, कितने भी बड़े जो है कठिन तथ्य को बताना है, किसी भी अमूर्त भाव या विचार को बताना है, अगर बताने का तरीका शिक्षक का अच्छा है, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल के आधार पे छात्र को बता रहा है, तो छात्र आसानी से सीख सकते हैं। उदाहरण के आधार पे जो है छात्र आसानी से संकल्पनाओं को सीख जाते हैं, कठिन तथ्यों को सीख जाते हैं, अमूर्त भावों को भी सीख जाते हैं। प्रश्न कौशल के घटक, सांपट कौशल के घटक थे, उसी तरह से हर कौशल के घटक होते हैं। प्रश्न कौशल के घटक पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने की तकनीक, भाई किस प्रकार से प्रश्न पूछें, प्रश्नों की संरचना कैसे करें। अगर हम बना रहे हैं ना, तो आपका पेपर है क्या है, बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरी है, फिर लघुत्तरी है। ये प्रश्नों की संरचना है, प्रश्न पूछने की तकनीक है। उसका प्रस्तुतिकरण कैसे आप करें, वितरण, क्लास में अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो हर बच्चे तक प्रश्न पहुंच जाए, हर बच्चे को की सक्रिय सहभागिता हो, प्रासंगिक हो। पता चला कि नहीं पेपर है और एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, भाई पेपर 2 घंटे का, 1 घंटे में रिवीजन जो है करवा दी जैसे हम करवा रहे हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया को समझने की योग्यता होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है। भैया टीचर जो है शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों देता है। कक्षा में शिक्षक बोलता है तो मौखिक संप्रेषण हुआ, लेकिन शब्दों को ही बोलता है ना। शाब्दिक संप्रेषण के 2 भाग हुए, और शब्दों को या तो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा या लिखवाएगा, तो शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार के हुए, मौखिक और लिखित। अगर वो शांत भी रहता है ना, उचित हाव भाव का प्रयोग करता है, तो उस समय क्लास में तब भी एटमॉस्फेयर जो है अच्छा के मैथ का, मान ली उसने जो है मौखिक संप्रेषण किया, लिखित दिया, और उस समय बोल नहीं रहा, टहल रहा है, तब भी प्रश्न दे दिया है टीचर ने, तो उस समय आप क्या करेंगे। वो तो अशाब्दिक संप्रेषण कर रहा होगा, लेकिन आपका दिमाग जो है कार्य करेगा तो शाब्दिक। और जब टीचर जो है बोलता है तो आप चुप रहते हैं, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं भैया। इस प्रकार कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र किसने दिया। तो भैया ये हर्बर्ट ने दिया। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र जो है हर्बर्ट ने दिया। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है कि विद्यालय में पर्यटन को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कहीं ना कहीं किसी ऐतिहासिक भौगोलिक स्थानों पर लेके जाएं। ये प्रोफेसर राय का जो है ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। शिक्षण प्रक्रिया का कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण प्रक्रिया को एक कौशल के रूप में विकसित करने का श्रेय सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को जाता है। भैया शिक्षण प्रक्रिया को एक कौशल के रूप में विकसित करने का श्रेय सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को जाता है। भैया यह बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है, किस चीज का प्रयोग करता है। आप कहेंगे सहायक सामग्री। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किलपैट्रिक। आप ही बताइए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, दिए गए ऑप्शन में किलपैट्रिक उसके समीप थे। भैया छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया, किलपैट्रिक। हालांकि जॉन डीवी भी जो है इसमें आते हैं, और उस स्थिति में जॉन डीवी जो है प्रजातांत्रिक माहौल की बात करते हैं, बच्चा अपने से करके सीखता है, इस नाते यहाँ किलपैट्रिक। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु जो है प्रेरित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। बिना रुचि, जब तक रुचि आपकी नहीं होगी तब तक जो है आप किसी क्रिया के प्रति ध्यान देंगे ही नहीं। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। क्रो एंड क्रो
रुचि एक प्रेरक शक्ति है। रुचि कैसी शक्ति है? प्रेरक शक्ति, आपको प्रेरणा देती है। किसके लिए प्रेरणा देती है? किसी वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। जब ध्यान देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर आ गया दृष्टांत कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी अमूर्त अवधारणा जो आसान नहीं है समझने, जिसको हम दिखा नहीं सकते, या सिद्धांत को एक सरल एवं संक्षिप्त कहानी द्वारा समझाया जाता है, शिक्षार्थी जटिल विचारों को रोजमर्रा की स्थितियों से समझ जाता है। जब किसी अमूर्त अवधारणा या सिद्धांत को एक सरल एवं संक्षिप्त कहानी द्वारा समझाया जाता है, जिससे शिक्षार्थी जटिल विचारों को रोजमर्रा की स्थितियों से समझ जाता है। जैसे कहानी में किसी को सहानुभूति के बारे में पढ़ाना है तो उस समय समझ में उसे आ जाएगी। उस छोटे बच्चे को जब किसी व्यक्ति को रोता देखकर कोई सहायता करता है और उसके विषय में आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बावजूद सहायता क्यों किया? क्योंकि वो व्यक्ति रो रहा था, इस नाते उसको दुख था। और जब किसी के दुख में आप दुखी हो जाए, उसकी सहायता करें, तो ये सहानुभूति है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिनी टूल के प्रमुख उपकरण आपके स्कूलों में या आपके कॉलेजों में थोड़े बहुत काम आ जाते हैं, जिसके लिए जो है तुरंत मिस्त्री नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मिनी टूल किट रखा जाता है, जिसमें पिलास आप रखते हैं, जिसको फ्लैट्स बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, जो कोई खोलने उलने वाला, चाकू रखेंगे, कुछ काटना उठना हुआ, गोद रखेंगे, हथौड़ी रखेंगे, रिंच रखेंगे, तो छोटे मोटे सामान जो है जिससे आप छोटी मोटी चीज़ों को कर सकें। टीएलएम बनाते समय सावधानियाँ, कौन सी सावधानी आप जो है टीएलएम बनाते समय करेंगे? टीएलएम बनाते समय सावधानियाँ, सामग्री को छात्रों के स्तर के अनुकूल बनाएं। टीएलएम जो है हमें सामग्री को छात्रों के स्तर के अनुकूल बनाएं। वास्तविक एवं सस्ती वस्तुओं से बनाए गए, भाई वास्तविक वस्तुओं से बनाएं और सस्ती वस्तुओं से बनाए गए टीचिंग लर्निंग मटेरियल अत्यधिक उपयोगी होते हैं। छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। सस्ती वस्तुओं से टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए, टीएलएम बनाए, सहायक सामग्री बनाए, तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इस प्रकार के टीएलएम बनाए, जिससे बच्चों के ज्ञान में अभिवृद्धि हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? देखिए दृश्य सामग्री जिसको देख के बच्चा सीखता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, नक्शा हो गया, किताब हो गई। श्रव्य जिसको सुनकर रेडियो हो गया, टेप हो गया। अश्रव्य दृश्य मोबाइल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, आवाज़ के साथ है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, वीडियो हो गया, इन सारी चीज़ों को देख के वो कैसी होनी चाहिए? सब दृश्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के अधिगम को प्रभावी रूप से बढ़ा सके, सरल हो, सुलभ हो, आसानी से प्राप्त हो जाए। अब इतना नहीं बड़ा जो है फाइल बना दें कि फाइल खुली नहीं रही है, चली नहीं रही है। छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, आकर्षक एवं प्रभावी हो, ये सब दृश्य सामग्री की विशेषता होनी चाहिए। अब है शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, यह पेपर में आ रहा है। शिक्षण सैद्धांतिक कौशल को विकसित करता है। शिक्षण किस कौशल को विकसित करता है भैया? सैद्धांतिक कौशल को। प्रशिक्षण किस चीज को? व्यवहारिक कौशल को विकसित करता है। शिक्षण सैद्धांतिक कौशल को विकसित करता है, प्रशिक्षण व्यवहारिक कौशल को विकसित करता है। शिक्षण में अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझाया जाता है, कंसेप्ट को समझाया जाता है, सिद्धांतों को समझाया जाता है। प्रशिक्षण में किसी भी कार्य को करने का सही तरीके पे ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षण में कि कैसे कोई कार्य सही तरीके से हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे सिद्धांत और अवधारणाओं को समझाया जाता है। शिक्षण ज्ञान और समझ विकसित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को विकसित करता है। आप भैया प्रशिक्षण ले रहे हैं तो विशिष्ट कौशल और क्षमताएं आपके पास होनी चाहिए। और शिक्षण जो है क्या है? ज्ञान और समझ को विकसित करता है। लेकिन शिक्षण के बाद प्रशिक्षण का नंबर आता है। आपने शिक्षण कर लिया है और उसके बाद प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को विकसित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विधि व प्रविधि में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि किसी काम को करने का सामान्य तरीका या ढांचा है। भैया आप आराम से अगर पढ़ा रहे हैं, विधि किसी काम को करने का सामान्य तरीका या ढांचा है। विधि एक व्यापक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर मोबाइल के द्वारा आप भेज रहे हैं तो प्रविधि है। प्रविधि किसी काम को करने का कौशल आधारित तरीका या ढांचा है। हमेशा ये लेक्चर आपके पास जो है रहेगा, ये प्रविधि है। और प्रविधि उस दृष्टिकोण को पूरा करने का एक विशिष्ट कौशल है, वही दृष्टिकोण है। विधि में भी वही दृष्टिकोण है
सामान्य तरीका या ढांचा एक बार क्लास खत्म हो गई, फिर अगर आदमी अरे पता नहीं सर जी क्या पढ़ाए थे क्या नहीं पढ़ाए थे, लेकिन जब उस पर वीडियो रहेगी तो उसके बाद वो हमेशा कि सर जी यही पढ़ाए थे। प्रविधि किसी काम को करने का कौशल आधारित तरीका या ढांचा है। प्रविधि उस दृष्टिकोण को पूरा करने का आवश्यक विशिष्ट कौशल है। तो भैया इसको लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब आज की अंतिम बात और अंतिम प्रश्न और आपके सामने है, और यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य। सहभागी शिक्षण क्या होता है? सहभागी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अध्यापक के साथ छात्रों की सहभागिता हो। अगर पूर्ण सहभागिता नहीं रहेगी तो आपका शिक्षण सफल नहीं। इस समय सहभागी शिक्षण की जरूरत है। सहभागी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अध्यापक के साथ छात्रों की सहभागिता हो। इसके उद्देश्य निम्न है: छात्रों के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। भैया आप उनको एकदम पूरी तरह से उनसे उनका विचार ले रहे हैं, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से उनको शामिल करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और कक्षा में प्रजातांत्रिक माहौल विकसित करना, यह जो है आपका सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। इस प्रकार से भैया आपका पाठ्यक्रम पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके बाद आप लोगों को आगे की भी वीडियो जो है मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।